बायो-सावर्ट लॉ। अब अगर आप देखोगे बायो-सावर्ट लॉ क्या है, आपको पता है कि किसी भी वायर में करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। हमने क्लोज लूप है तो स्क्रू रूल से निकाल लेंगे, और करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा रूल लगा देंगे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन भी पता है, बट उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है वो नहीं पता। कि मैंने कहा कि मान लो मेरे पास ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, बताओ यहाँ पे इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मुझे ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तुम्हें भी पता है मैग्नेटिक फील्ड आएगा, डायरेक्शन भी पता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो इधर क्या जाएगा, इनवर्ट जाएगा। बट उसकी वैल्यू कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की, वैल्यू पता है? वो वैल्यू किसने बताई? बायो-सावर्ट ने। बायो-सावर्ट ने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड किसने बताया? वो बायो-सावर्ट ने बताया। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आपके पास कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है या फिर करंट कैरिंग वायर है। मैंने मान लिया कि मेरे पास इस तरीके से एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है, इस वायर के अंदर आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो इस वायर से मान लो यहां पे इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बायो-सावर्ट ने पूरे वायर के लिए बताया ही नहीं। इन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लिया इस वायर का। इस वायर का छोटा सा स्मॉल क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी होगी, डीएल, ठीक है। और इस एलिमेंट में से भी क्या जाएगा, करंट फ्लो करेगा, यानी इसको नाम दे दिया गया आईडीएल। और आईडीएल क्या हो जाएगा आपका, पूरा करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट। यानी इन्होंने क्या किया, इस एलिमेंट में से करंट जा रहा है तब भी ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर इन्होंने क्या बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया। अब बताओ आपके पास लेंथ स्मॉल है, स्मॉल लेंथ में से, स्मॉल एलिमेंट में से करंट जा रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की इन्होंने वैल्यू बता दी और कहा कि अगर आपको पूरे वायर के लिए निकालना है तो क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, कि भाई स्मॉल एलिमेंट अगले एलिमेंट का भी सेम आएगा, सारे एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐड करोगे। इसका मतलब क्या है कि आप क्या करो, पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर लो। आया समझ में? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, लेंथ कितनी थी, डीएल, और उसमें से आई करंट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आईडीएल करंट एलिमेंट बन जाएगा। इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूर कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, पॉइंट क्या है हमारा पी, कि इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे हमारा पॉइंट क्या है, पी। इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या होगा, डीबी होगा, क्योंकि लेंथ हमने स्मॉल ली है, स्मॉल लेंथ में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा, छोटा सा आएगा। क्लियर है? तो इन्होंने कहा कि करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, या मैग्नेटिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट एलिमेंट के खुद के। कि भाई इस एलिमेंट की लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आ जाएगा, या फिर करंट ज्यादा जा रहा होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा। यानी इन्होंने कहा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, करंट एलिमेंट के खुद पे। करंट एलिमेंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट एलिमेंट पे। सेकंड इन्होंने कहा कि किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी एंगल है उसके साइन के, यानी साइन थीटा के, कि भाई डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो डीएल और आर के बीच में जो भी एंगल है उसके साइन के, यानी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरा इन्होंने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, कि आप देखोगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, वायर से दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है? यहां पे आपके पास तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास 2, और ये आपके पास क्या है 3। और इन तीनों को हम क्या कर देंगे, इन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, यानी कंबाइन ऑल 3 इक्वेशंस। और जैसे तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, IDL साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, यही आने वाला है। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनल का साइन उठाओगे क्या आने वाला है, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी मैं यहां पे क्या लिखूंगा, dB इक्वल्स टू के IDL साइन थीटा, और अपॉन में क्या आने वाला है,
अपॉन में आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई, डीबी की। और के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी अगर आप यहां पे देखोगे तो के तो आपके पास क्या आने वाला है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस के की वैल्यू पता है कितनी होती है, के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरे की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -7। और यहाँ पे म्यू नॉट का है, चैप्टर 1 में देखो एप्सिलॉन नॉट आया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि यहाँ पे जो एयर है उस एयर का क्या इफेक्ट आ रहा है, एयर भी अपना इफेक्ट डाल रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे म्यू नॉट क्या होने वाला है, वो होने वाला है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एयर या फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। और इस म्यू नॉट की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आने वाली है, तो अगर आप देखोगे कि आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना है, 10 की पावर -7, तो अकेला म्यू नॉट निकालोगे तो क्या होगा, 4 पाई इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो म्यू नॉट आपके पास आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और इसके यूनिट और डायमेंशन हम आगे निकालेंगे, यानी आपके पास फॉर्मूला डीबी का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये छोटे से एलिमेंट, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की आपके पास क्या आने वाली है, वैल्यू आने वाली है। बताओ क्लियर है यहां तक, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, डीबी की। अब हम बात करते हैं कि ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या होने वाला है, बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको लिखूंगा डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये करंट भी स्केलर होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आर मान लो डिस्टेंस के वेक्टर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई के अंदर ये पूरा का पार्ट तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी आर वेक्टर का स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है। यानी ये पोर्शन पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस होगी उसके केप से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या लगा देंगे, आर केप। चैप्टर 1 में भी हम कूलम्ब्स लॉ के अंदर भी क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए डिस्टेंस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, बट क्या बता देगा, डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है। और हमें पता है कि आर केप को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिख सकते हो। अच्छा दूसरी चीज, अगर आप देखोगे आपको यह भी पता है किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से अगर आप देखोगे डीबी या वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आर वेक्टर अपॉन आर। अब देखोगे कि ये जो थीटा है वो किस किस के बीच में है, डीएल और आर के बीच में, और साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। यानी आप डीएल और आर को किस फॉर्म में लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो अगर आप साइन थीटा को हटाओगे तो ए और बी को किस फॉर्म में लिख सकते हो, क्रॉस की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां पे मैं देखो इसको लिख सकता हूं कि डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पे मल्टीप्लाई के अंदर आई, डीएल और आर के बीच में मैंने क्या लगा दिया, डीएल क्रॉस आर, और नीचे क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बताओ समझ में आ, अगर डीएल और आर को वापस ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, डीएल आर साइन थीटा। बताओ क्लियर है यहां तक, ये आपके पास बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें यूनिट एंड डायमेंशन निकालनी है किसकी, म्यू नॉट की, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यूनिट की, यूनिट ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है किसी भी क्वांटिटी की यूनिट के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा, डीबी का फॉर्मूला है। यहां से क्या निकाल लेंगे, म्यू नॉट का फॉर्मूला निकाल लेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिट और डायमेंशन। तो यहां से अगर आप देखोगे
कि आपके पास डीबी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, वो है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहां से एक चीज बताओ, 4 पाई भी कांस्टेंट है और साइन थीटा भी। साइन थीटा क्या है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, और 4 पाई की भी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। यानी इन दोनों को तो हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं डायमेंशन और यूनिट निकालने के लिए। तो यहां से अगर आप देखोगे तो डीबी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या चला जाएगा, आई डी एल, और किसके बराबर बचेगा, ये म्यू नोट के। ये सिर्फ किसका फॉर्मूला आ गया, म्यू नोट का। क्लियर है, क्योंकि 4 पाई और साइन थीटा आप लोगे तो भी क्या होगी, दोनों यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। क्लियर है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो म्यू नोट की आपको यूनिट निकालनी है, तो डीबी की यूनिट क्या होगी, टेस्ला, आर स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर, करंट का क्या होगा, एम्पियर, और डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ का क्या होगा, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। यानी यहां से अगर आप देखोगे तो म्यू नोट के आपके पास यूनिट क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी टेस्ला मल्टीप्लाई के अंदर मीटर, और एम, या तो अपॉन में एम्पियर लिख दो या फिर क्या लिख दो, एम्पियर -1। ये आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी किसकी, म्यू नोट की। अब हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ म्यू नोट। देखो डायमेंशन ऑफ म्यू नोट क्या होने वाली है, तो आपके पास वही सेम फॉर्मूला किसका, डीबी का, क्या, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सेम कहानी, मुझे म्यू नोट का फॉर्मूला निकालना है तो क्या लिखूंगा, डीबी इंटू आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आई डी एल। यही होने वाला है। अब डीबी की डायमेंशन, डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने निकाला था एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा से, ठीक है, और वो हमारे पास क्या आई थी, अगर नहीं याद आपको तो आप निकाल सकते हो साइड के अंदर, कि आपके पास फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। देखो रटना कुछ भी नहीं है, अगर रट्टा मारोगे 5 दिन 7 दिन में भूल जाओगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला याद रखो और हर एक चीज क्या करो, डेराइव कर लो, निकाल लो साइड में, 1 मिनट लगनी है, ठीक है। और अगर आपने रट्टा मार रखा और गलती से छोटी से भी गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे अगर आप देखोगे, आपको पता है साइन थीटा तो कोई काम का नहीं है, बी का निकालोगे तो क्या लिखोगे, एफ अपॉन आई एल, एफ भी पता है, आई भी पता है, एल भी पता है, तो डीबी की डायमेंशन क्या होगी, देखो एम एल 0 टी -2 ए -1, यही आई थी, ठीक है। आर स्क्वायर क्या डिस्टेंस, यानी कितना हो जाएगा, एल की पावर 2, आई का कितना होगा, ए, और ये एल। बताओ क्लियर है। यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, म्यू नॉट इक्वल्स टू एम, ऊपर हो जाएगा देखो L2 T -2 A -1, और यहां पे नीचे कितना है, A, और ये L, यही है। तो यहां से एक L से तो ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो क्या होगा, 2 - 1 1, L 1 बचेगा, और A भी ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -2। यानी आपके पास डायमेंशन क्या आने वाली है, वो आने वाली है M L T -2 A -2, यानी M1 L1 T -2 A -2, ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, म्यू नोट की। बताओ क्लियर है यहां तक। यानी हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ क्या था, बायो-सावर्ट के अंदर छोटे से किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। बायो-सावर्ट ने क्या किया कि स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसमें करंट जा रहा होगा, तो उसकी वजह से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और वो कितना आया, dB इक्वल्स टू म्यू नोट, कितना है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई, ठीक है। उसको हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया, यूनिट और डायमेंशन निकाल ली। बताओ क्लियर है। एक और चीज ध्यान रखना कि जो भी डीबी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी करंट के तो परपेंडिकुलर होती है। इसके साथ साथ याद रखना कि जो भी आपका डीएल है और ये आर है, इन दोनों के प्लेन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मान लो यहाँ पे इनवर्ड है तो आर अंदर जा रहा है, आर के क्या जाएगा, वो परपेंडिकुलर जाएगा। क्लियर है यहां तक। ये चीज ध्यान रखना कि जो भी डीबी होगा वो डीएल और आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।